नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज बात करना चाहेंगे राजनीतिक परिदृश्य की और डार्विनवाद की। आप बोल रहे होंगे ये बॉटनिकल शब्द में क्यों लेके आ गया, डार्विनवाद क्यों लेके आ गया। डार्विनवाद में कहा गया है जो सक्षम रहेंगे वही जीवित रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। वही हर्ड इम्यूनिटी अपना ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब सोच रहे होंगे मैं कोरोना पे ज्ञान देने वाला हूं, लेकिन कोरोना पे ज्ञान नहीं देने वाला आपको। मैं अब 1947 से वो हिस्ट्री आपके सामने लेके आना चाहता हूं, जिस हिस्ट्री पर अब तक जो है पॉलिटिक्स होती रही। किस किस तरह से बदलाव हुए इतिहास में और किस किस तरह से बदलाव हुए राजनीतिक समीकरणों पर, और किस किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया, उनका भी जिक्र यहां होगा। जिक्र यहां उन बातों का भी होगा जो देश के दंगाई थे, वो कभी प्रधानमंत्री भी बने। अब इन बातों का जिक्र करना है इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 1947 से लेकर के अब के परिदृश्य जो बदला है, जो 70 सालों में विकास किया विज्ञान ने, अब वो मंत्रों तक जाकर के रुक गया है, राम मंदिर निर्माण तक जाकर के रुक गया है। अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को कुछ सच्चाइयां बताई जाएं, नई पीढ़ी को कुछ दिया जाए, नई पीढ़ी को बताया जाए कि साहब ऐसा नहीं था वैसा था। तो अब शुरुआत करते हैं 1947 की आज़ादी के बाद से। और इस जो आज़ादी का एक जो सफ़र है जो मेरे साथ आप तय करेंगे, ये सोच लीजिएगा आप भी जो मेरे हम उम्र हैं, आप भी आज़ादी की उन सालों में चले जाइएगा जिनकी जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए, जाहिर बात है लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। चुनाव में बहुत सारे मुस्लिम लीग भी जीते थे, कांग्रेस भी जीती थी। कई प्रांतों में मुस्लिम लीग का अधिकार था, कई प्रांतों में कांग्रेस का अधिकार था। कांग्रेस अकेली पार्टी थी जो अंग्रेजों को भगाने में दिलचस्पी रखती थी। तो जाहिर बात है जब अंग्रेजों की पार्टी हार गई तो अंग्रेजी पार्टी के समर्थक कुछ यहां रह गए। उनको कुछ तो दुख हुआ होगा, वो भी लगे रहे होंगे किसी न किसी पार्टी के नाम से। तो वो पार्टी थी जनसंघ, जो आई, लेकिन उसने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया क्योंकि उनका हर बार वोट जो था अंग्रेज सरकार को जाता था। भाई उस टाइम पर भी तो विरोधी होते होंगे कांग्रेस के 1947 में, तो वो कांग्रेस के विरोध में वोट करते रहे, मुस्लिम लीग को वोट देते रहे, समाजवादी को, सोशलिस्ट को वोट देते रहे। तो हालात इसलिए बिगड़े और इन हालातों पर एक टिप्पणी की थी। उस जमाने में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था आज़ादी हिंदुस्तान को मिल भी गई तो एक कुत्तों की तरह आपस में लड़ेंगे। अब यही तो देखने को मिल रहा है, यहाँ धर्म के नाम पे जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए बात कर रहे थे 1947 की, 1947 से आगे बढ़ते हैं। तो वो लोगों का एक धड़ा था जो बोलता था कि ये नकली आज़ादी है। जवाहरलाल नेहरू के विजन को और महात्मा गांधी के विजन को वो ठुकराता था। महात्मा गांधी का विजन क्यों ठुकराया जाता था? वो लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करते थे। और किन लोगों ने यह आंदोलन छेड़ा था? बुद्धिजीवियों ने यह आंदोलन छेड़ा था, जिसमें कई उद्योगपति, कई ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, बैरिस्टर, पढ़े लिखे लोग थे। मदन मोहन मालवीय हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, सारे के सारे बैरिस्टर या कुछ ऐसे पत्रकार थे जो अपना खुद एक अहोदा अंग्रेज सरकार में रखते थे। भाई इन लोगों ने आज़ादी की मांग की। इनके पास पैसे जुटाने का साधन नहीं था। मोतीलाल नेहरू जी के पास पैसे थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पास पैसे थे। उनके पापा इतने बड़े बैरिस्टर थे नेहरू साहब के कि उनके कपड़े धुल के रोज आते थे अपने खर्चे पर। सरकार नहीं थी उस टाइम पर, अपने खर्चे पर आते थे। किस गेट से निकलेंगे कैम्ब्रिज के, वहां गाड़ियां खड़ी रहती थीं। इतने बड़े रईस थे मोतीलाल नेहरू जी, जो पिता थे जवाहरलाल नेहरू जी के। लेकिन ये सच्चाइयां इतिहास से छुपा ली जाती हैं। वो सच्चाइयां भी इतिहास से छुपा ली जाती हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू ने बहुत सारी भूमि दान की, बहुत सब कुछ दिया आज़ादी के बाद। लेकिन वो बात छोड़िए, वो खैर भारतीय जनता पार्टी के ना तो मोदी जी ने कभी दी ना किसी ने दी। लेकिन बुद्धिजीवियों का एक संग्राम था जिन्होंने छेड़ा, महात्मा गांधी ने छेड़ा कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। और महात्मा गांधी के आंदोलन पर आपको पता होगा कि मंडेला ने भी आज़ादी ली थी। शायद नई पीढ़ी को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन नेहरू जी
और जिन्ना के बीच मतभेद हो गए। गांधी जी और जिन्ना के बीच मतभेद हो गए। गांधी जी चाहते थे कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी आप छोड़ दो। लेकिन नेहरू जी देश को एक ऐसा आतंकवादी देश नहीं बनाना चाहते थे जैसा कि जिन्ना ने अपना पाकिस्तान देश आतंकवादियों के हवाले कर दिया है। आज इमरान खान प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वहां के नागरिकों से पूछो कि उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या हैं। चलिए इस बात को भी छोड़िए, इस बात को भी थोड़ा सा लगे हम अलग कर देते हैं। बात करते हैं नेहरू जी के विजन की। नेहरू जी का विजन था अंतर्राष्ट्रीय भारत हो, लोकतंत्र हो। तभी तो हमारी खूबसूरती अमेरिका के बाद भारत का नाम लिया जा रहा है। ये किसकी मेहनत है? ये नेहरू जी ने साबित किया था जब पंचशील का सिद्धांत लागू किया था। पंचशील का सिद्धांत क्या होता है? क्या किसी आज के पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को पता है, या कांग्रेस के सपोर्टर को पता है, या उसने इतना पढ़ा है? शायद नहीं पढ़ा होगा। पंचशील का सिद्धांत लागू किया, हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर एक ऐसा लोकतांत्रिक देश साबित किया जो हिंदू होते हुए भी सोमनाथ मंदिर नहीं गए। अरे अब मोदी जाएं तो जाएं, वो एक अलग विषय, लेकिन अब इसके आगे की राजनीति लेके आना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था ना, सियासत की बात, रियासत की बात, ये बात करेंगे आज। उसके बाद नेहरू जी ने शासन किया, देश को खड़ा किया, बड़े बड़े पोर्ट बनवाए, गुजरात में बनवाए, हर जगह बनवाए, इंडस्ट्रीज बनवाई, विद्यालय खोले, यूनिवर्सिटीज खोली अपने उन शासन कालों में। उसके बाद इंदिरा गांधी, जो उनकी, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि वो उत्तराधिकारी थी, वो उत्तराधिकारी नहीं थी। मोरारजी देसाई उनके उत्तराधिकारी थे। ओशो ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, अंधविश्वासी थे। नेहरू जी बोलते थे इनके मुंह से बदबू आती है घृणा की। गुजराती जो ठहरे भाई, गुजराती मानुस तो गुजराती मानुस है। किसी गुजराती मानुस की कोई जान आज तक गई सिवाय महात्मा गांधी की, जिसकी हत्या एक चित पावन ब्राह्मण गोडसे ने कर दी। लेकिन चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं, आगे आते हैं, पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करते हैं। ऐसे पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करते हैं जहां राजनीति बदली। इंदिरा गांधी आती हैं, उनको मोम की गुड़िया कहा जाता है, और एक आंदोलन शुरू होता है, एक जेपी आंदोलन शुरू होता है, जिसमें कहा जाता है सरकार की एजेंसियों को कि आप इनका कहना ना माने। एक अनारकी फैलाई जाती है प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी की, तो इमरजेंसी लगाने के लिए विवश होना पड़ता है और उन लोगों को सावधानी के साथ गिरफ्तार किया जाता है जो देश में अनारकी फैलाते हैं। उसको कहा जाता है आपातकाल। इंदिरा गांधी हारती हैं चुनाव। उसके बाद, यहां राम मंदिर वगैरह कोई नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हार जाती हैं, पदयात्रा करते हैं और उनको जेल में भी ठूंसने की तैयारी हो जाती है। लेकिन यहां सरकार अपने ही लालचों के कारण गिर जाती है। वो सरकार जो अपने लालच से कुछ कमाना चाहती थी, जहां प्रधानमंत्री पद का सौदा करना चाहते थे वो नेता, वो खुद ही विपक्ष की सरकार को गिरा देते हैं। उसके बाद होता क्या है, इंदिरा गांधी मेजॉरिटी में जीत करके आती हैं। वहाँ पर मंडल कमीशन और ये सारे कमीशंस की चीज़ें चलने लगती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहाँ इंदिरा गांधी जी के नज़दीकी जो नेता होते हैं वो हावी हो जाते हैं इंदिरा जी पर खुद। एक गांधी परिवार अकेला, जिसने कोई रिश्वत नहीं खाई, जिस पर कोई रिश्वत के आरोप आज तक साबित नहीं कर पाए, उस पर आरोप लगाए जाते रहे। जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी, उन लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद घटनाक्रम बदलता है, खालिस्तान पर आ जाते हैं। खालिस्तान पर लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुओं की रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। वहां कई हिंदुओं की मौतें हो जाती हैं। भिंडरावाले, हाफिज सईद आज का है, लेकिन भिंडरावाले किसका पाला हुआ था, जिसको बोला जाता है कि इंदिरा गांधी जी का पाला हुआ था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की वो सियासत, जो सियासत उन्होंने चली, वो साहब ने अपना ली हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कांड होता है।
स्वर्ण मंदिर पर अभियान होता है, हिंदुओं की रक्षा के लिए कहा जाता है वो। और उसके बाद 84 के दंगे भड़कते हैं, 84 के दंगे भड़कते हैं। तब 84 के दंगों के बाद कांग्रेस को उसका जिम्मेदार दबी जुबान में लोग कहने लगते हैं, खुल के नहीं कहते। और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिलता है, ऐसा पूर्ण बहुमत जो किसी भी सरकार को न मिला हो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, रामशिला पूजन करते हैं, राम का महत्व जानते हैं, बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को जानते हैं, राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बड़े सदे ढंग से दलित कार्ड खेलते हैं, मंडल और कमंडल का। कमंडल वाली सरकार का विश्वनाथ सिंह के साथ बहुत बड़ा साथ होता है, और रूबिया और आतंकवादियों का मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं गृह मंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ मिलकर के सरकार बनाई हुई थी, उसी राज में अजहर मसूद को और दुनिया भर के लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस तो शायद राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि वही लोग जिनके बारे में मैंने बोला था, जो कांग्रेस की जीतने पर परेशान थे, वो लोग एक्टिव रहते हैं, एक्टिव अब तक रहते हैं जिनको अंग्रेज पसंद थे। इसीलिए उनका रशिया की जगह अमेरिका की तरफ झुकाव हो जाता है। यहाँ बहुत से उद्योगपतियों को भेज दिया जाता है ब्रिटेन पर, सुषमा स्वराज की पर्सनल चिट्ठी पर, जो मर चुकी हैं अचानक से। बहुत सारे सौदे हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आज की डेट में अगर बोलें तो। खैर छोड़िए, उसकी बात भी छोड़ते हैं। उसके बाद होता क्या है, मंडल कमीशन आता है, सब कुछ आता है। कांग्रेस के राजीव गांधी निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास एक ऐसा खेमा बन चुका होता है जो डराता है, दलित वोट खिसक जाएंगे। मायावती के साथ एक समझौता होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे मायावती को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है कांग्रेस के द्वारा। वही मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाती है। तो ये सियासत चलती रही। उसके बाद मुलायम सिंह और राम मंदिर का ड्रामा आपने देखा होगा दोस्तों। ये थी अब तक की सियासत। लेकिन वो लोग आज भी जिंदा हैं, जो लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जो गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जो गांधी खानदान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। उसके खिलाफ मायावती हों या मुलायम सिंह हों या और भी पार्टियां हों, सबके साथ मिलकर के बदनाम करते रहे गांधी परिवार को, गांधी के उस विजन को, जिस गांधी के विजन ने भारत को विश्व का दूसरा लोकतंत्र बनाया। जबकि आज के समय में यही वो पार्टियां हैं जो बहुमत में हैं, जो हमारे हिंदुस्तान को दूसरा आतंकी देश बनाने पर तुले हुए हैं। शायद अब हमारी गिनती लोकतांत्रिक देशों में नहीं होगी, हमारी गिनती धर्म के आधार पर होगी। तो चलिए हम मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि वोट बहुत मिले हैं, वोट और भी मिल जाएंगे राम मंदिर के नाम पर। ये अब तक की कहानी थी राजनीति की, सियासत और रियासत की कहानी, जिसमें रियासतों के वो राजा भी चढ़े हुए थे कांग्रेस से, जिनकी रियासतें इंदिरा गांधी ने जब्त कर लीं। उन बैंकों का सरकारीकरण कर दिया जो प्राइवेट हुआ करते थे, लेकिन अब सरकारी बैंकों का प्राइवेटीकरण हो रहा है। देखिए उल्टा चला जा रहा है। अब इसमें नुकसान किसका है? आम जनता का। लेकिन आम जनता को अफीम सुंघाई जा रही है राम मंदिर की, हिंदुत्व की। शायद इससे पेट भर जाएगा हिंदुत्व का, हिंदू नौजवानों का पेट भर जाएगा। और हिंदू नौजवानों की परिभाषा क्या है? क्या उसमें दलित भी शामिल हैं, या ब्राह्मण शामिल हैं, या यादव शामिल हैं, या ओबीसी शामिल हैं, या जाट शामिल हैं, या उसमें किसान भी शामिल हैं, या बेरोजगार भी शामिल हैं? शायद ये कब परिभाषा निकल के सामने आएगी। राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए, लेकिन आज़ादी के बाद से उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया था और उनके समर्थक हमारे देश में रह गए। तो क्या वो चाहेंगे कि देश द्वारा ना बिक जाए? एक बार फिर मेरे तरीके से सोच के देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।